उन्हें A307 कहते हैं इन बोल्ट्स को। और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, A325 और A490। तो इनको अमूमन इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक लोड्स एक्सपेक्टेड हो, वाइब्रेशंस एक्सपेक्टेड हो, या फटीग लोडिंग हो एक्सपेक्टेड। और उसके अलावा ये तो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन है बोल्ट्स की। विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस आपके पास स्नग टाइटन्ड है, स्लिप क्रिटिकल है, प्री टेंशन्ड है। हम अपने जो भी ये लेक्चर है ना, हमारा सिलेबस जो है वो स्नग टाइटन्ड बोल्ट्स पे, हम स्लिप क्रिटिकल या प्री टेंशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम स्नग टाइटन्ड को करेंगे, जो मैनुअली आपकी कहते हैं उनको टाइटन करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट नहीं होती इनके लिए। तो स्नग टाइटन बोल्ट्स को हम डील करेंगे। फिर दो तरह के उन्होंने जॉइंट्स की टाइप बताई हैं बोल्टेड जॉइंट्स की। एक लैप जॉइंट है, एक बट जॉइंट है। लैप जॉइंट में दो प्लेट्स होती हैं, बट जॉइंट में तीन प्लेट्स होती हैं। तो जो लैप जॉइंट में बोल्ट है उसमें shear सिर्फ इस प्लेन पे होता है, जबकि जो आपके पास बट जॉइंट है उसमें shear इस प्लेन पे भी होता है और इस प्लेन पे भी होता है। तो हमारे पास बट जॉइंट जो होता है वो लैप जॉइंट की कंपैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और लैप जॉइंट में आपके पास बेंडिंग का चांस भी होता है, बट जॉइंट बहुत मिनिमल चांस होता है बेंडिंग का। तो बट जॉइंट इज प्रेफरेबल ओवर लैप जॉइंट। तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, बोल्टेड कनेक्शन अगर है तो उसमें फेलियर किस किस नेचर का हो सकता है। अगर तो लैप जॉइंट है तो आपके पास एक सिंगल प्लेन पे शेयर हो सकता है। अगर बट जॉइंट है तो दो प्लेन्स पे शेयर हो सकता है। ये वाला फेलियर जो आपका है इसको हम बियरिंग फेलियर कहते हैं। ये टेंसाइल रप्चर है और ये आपके पास बेसिकली वो रप्चर और वो इकट्ठे हो रहे हैं बियरिंग। बियरिंग फेलियर जो होता है ना वो प्लेट का होता है। यानी आप देखो यहाँ पे आपके पास बोल्ट इंटैक्ट है लेकिन प्लेट के अंदर जो सुराख है ना वो इलोंगेट हो गया है। वैसे तो उसके अंदर एक जितना आपके पास बोल्ट का डाया होता है उस पर हम 1/8 इंच ऐड करके उतना बोल्ट होल होता है ना। बेयरिंग फेलियर में क्या होता है, जो आपकी प्लेट होती है उसके अंदर होल लंबा हो जाता है। ये देखो ये दिखाया हुआ इन्होंने कैसे होल इतना था, लेकिन इस प्लेट का बेयरिंग फेलियर हुआ और ये देखो ये एलोंगेशन होगी बोल्ट की। तो बेयरिंग फेलियर जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास फेलियर होता है उसका, आपके जिस एलिमेंट को ज्वाइन करा होता है ये बोल्ट उसका फेलियर होता है। तो ये बेयरिंग फेलियर उन्होंने दिखाया हुआ है। इसमें बेयरिंग रप्चर दोनों हो रहे हैं, इसमें रप्चर हो रहा है। और ये आपके पास बट जॉइंट के अंदर शेयर फेलियर है बोल्ट का, और ये लैप जॉइंट के अंदर है। ये बाकी मिनिमम एज डिस्टेंसेस वगैरह उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, उसकी कंडीशंस डिफरेंट। फिर ये शेयर और बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है ना, हम ये कंप्यूट क्या करेंगे, जो उनसे लिमिटिंग होगी वही हमारे कनेक्शन की स्ट्रेंथ होगी, अनलेस कि आपके पास यील्डिंग या फिर वो क्या कहते हैं उसको, हम्म, हाँ टेंसाइल रप्चर लिमिट करो स्ट्रेंथ को। अच्छा A325 वोल्ट जो आपके पास है ना, इन एब्सेंस ऑफ थ्रेड्स उसकी स्ट्रेंथ आपके पास 68 KSI होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ। और इन प्रेजेंस ऑफ थ्रेड्स 54 KSI होती है। अब जब थ्रेड्स आपके पास होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ भी थ्रेड्स बने हुए हैं, तो अवेलेबल एरिया कम होगा। जब अवेलेबल एरिया कम होगा तो शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इन एब्सेंस ऑफ थ्रेड्स आपके पास एरिया ज्यादा होगा तो इसलिए आपके पास शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो A325 वोल्ट जो है, जब हमने पढ़ा था पहले हाई स्ट्रेंथ वोल्ट, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ इन एब्सेंस ऑफ थ्रेड्स है 68 KSI और इन प्रेजेंस ऑफ थ्रेड्स है 54 KSI। और इसी तरह A490 बोल्ट जो है उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ 68 KSI है विद थ्रेड्स, और विदाउट थ्रेड्स है 84 KSI। तो इनको हमने आगे इस्तेमाल करना होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आगे आपके पास फिर बेरिंग स्ट्रेंथ की ना दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं। शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो एक ही है, बेरिंग स्ट्रेंथ के दो फॉर्मूले हैं। अगर तो डिफॉर्मेशन जो है अराउंड द बोल्ट होल वो डिजाइन रिक्वायरमेंट है, यानी आप चाहते हो कि आपका जो बोल्ट होल है ना उसमें 0.25 इंच से ज्यादा डिफॉर्मेशन ना आए, तो आप ये ऊपर वाले इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर बोल्ट होल के अंदर डिफॉर्मेशन आपका कंसर्न नहीं है, इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यानी 0.25 इंच से ज्यादा आपके पास डिफॉर्मेशन हो जाए बोल्ट होल के अंदर, तो तब आप बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि डिफॉर्मेशन डिजाइन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर तो डिजाइन रिक्वायरमेंट है तो आपने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, और अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है किसके लिए, बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिन द डिजाइन स्ट्रेंथ एंड द allowable strength for bearing type connection shown in figure 12.5. The steel is A36, Fi36 की and Fe58 की सही। The bolts are 7/8 inch, A3 to 5 bolts हैं। The holes are standard sizes and the threads are excluded from the shear plane। बता दिया कि threads नहीं है। और आगे देखो ये भी लिखा हुआ है, deformations at bolt holes are a design consideration। बोल्ट होल्स पे जो डिफॉर्मेशन है वो भी एक डिजाइन कंसिडरेशन है। अगर बोल्ट होल्स पे डिफॉर्मेशन डिजाइन कंसिडरेशन है तो इसका मतलब हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए। और शेयरिंग स्ट्रेंथ की इक्वेशन अभी आगे आती है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बेयरिंग टाइप कनेक्शन, ठीक है, जब आप बोल्ट्स आपके स्नग टाइटन होते हैं ना, तो उसमें आपके पास स्लिपेज होती है कनेक्शन के अंदर, स्लिपेज की वजह से शेयर आ जाता है।
तो इसलिए हम शेयर स्ट्रेंथ के साथ कंसर्न होते हैं। तो ये बेरिंग टाइप कनेक्शन है। दूसरा, जब हमने बोल्ट पढ़े थे ना यहाँ पे, ये स्लिप क्रिटिकल या प्री टेंशन, इसमें आपके जॉइंट के अंदर इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होती है कि स्लिपेज नहीं होती। जब स्लिपेज नहीं होती आपके पास, तो शेयरिंग फेलियर भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो हमारा भी कंसर्न स्नग टाइटन बोल्ट से है, तो हमारा बेरिंग टाइप कनेक्शन होगा जिसके अंदर शेयरिंग हो रही होगी बोल्ट्स के अंदर, गोइंग टू द फैक्ट कि इतनी फ्रिक्शन नहीं है वो रोक सके स्लिपेज को। अब आपने जब भी क्वेश्चन आएगा ना इस तरह का, आपने चार तरह के कहते हैं, पांच तरह के बल्कि लगाने तो पड़ेंगे चेक्स आपको। एक, यील्डिंग ऑफ प्लेट्स, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग ऑफ प्लेट्स, जो मिड से पहले हम करते थे, टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स, ठीक है, फिर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, शीयरिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, और सर ने कहा था ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का चेक भी लगाना है आपने। तो इन पांच में से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वही कंट्रोलिंग वैल्यू होगी आपकी कनेक्शन की स्ट्रेंथ की। तो हमने ये पी यू लोड लगाना है, ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड हमने देखना है, मिनिमम होना चाहिए इस तरीके से कि ना बोल्ट्स फेल करें शेयरिंग में, ना प्लेट्स फेल करें बेयरिंग में, ना क्रॉस सेक्शन पे यील्डिंग हो, ना इफेक्टिव नेट एरिया पे रप्चर हो, और ना ब्लॉक शेयर में फेलियर हो। तो आपने ऐसा लोड चूज करना है। तो आपने कंट्रोलिंग वैल्यू लेनी होगी जो मिनिमम आ रही होगी। तो इसमें हमारे पास हाफ इंच की दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है, 7/8 इंच बोल्ट्स हैं, उनका एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 से निकाल लो, 0.6 इंच किया जाता है। अब हमने पहले पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग देखनी है। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F5 × AG होता है। तो एजी आपके पास कितना है, 12 इंच इसकी विड्थ है और हाफ इंच थिकनेस है, तो 12 × 1/2 और 36 KSI यील्ड स्ट्रेंथ होती है किसकी, A36 टीम की। तो यहाँ से आपके पास ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आ गई फैक्टर 65.9 का, ये आपके पास स्ट्रेंथ नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई है, सॉरी फैक्टर स्ट्रेंथ 194.4 के ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग ऑफ प्लेट्स के लिए। अब टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ, टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ में हम क्या करते थे, FU × AE ये फॉर्मूला था ना, और AE के इफेक्टिव नेट एरिया, इफेक्टिव नेट एरिया में हम जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर शियर लैग फैक्टर यू जो होता था, उससे मल्टीप्लाई कराते थे नेट एरिया को, राइट। तो पहले पहले तो हम नेट एरिया फाइंड करेंगे। 6 इंच स्केयर हमारे पास ग्रॉस एरिया है, अभी हमने ऊपर निकाले यहाँ पर। और हमारे पास दो बोल्ट्स हैं एक प्लेन के अंदर, राइट। तो दो बोल्ट्स का एरिया माइनस कर दिया हमने 1/8 इंच के एडिशन की, तो नेट एरिया 5 इंच स्केयर आ गया है। और अब आपके पास चूंकि प्लेट है एक, और प्लेट के लिए हमारे पास कौन सा केस एप्लीकेबल होता है, ऑल टेंशन मेंबर्स वेयर द टेंशन लोड इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स फॉर फास्टनेस ऑफ वेल्ड्स। तो हमारा फर्स्ट केस ही एप्लीकेबल है, क्योंकि दूसरे केस में प्लेट्स की एक्सेप्शन होती है, और बाकी ये प्लेट्स के जो केसेस हैं उनमें वेल्डिंग की बात है और हमारे बोल्ट्स हैं, इसलिए हमारा शेयर लाइफ फैक्टर जो यू है ये 1 के इक्वल होगा। तो यू की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। ई एन हमने 5 इंच इंच स्केयर निकाला है, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5 इंच स्केयर आ गई उसकी वो, क्या कहते हैं, इफेक्टिव नेट एरिया। और पहले हमने उसमें लेक्चर 2 में पढ़ा था कि 0.85 AG से 0.85 एन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो, और या एजी, तो वो भी हमारा ओके आ रहा है। तो हमारे पास अब इफेक्टिव नेट एरिया भी है, हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी है, हमने इसकी वो निकाले टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ फैक्टर करके, कितनी आ गई 217.5 के पार ये। तो इनमें से भी कंट्रोलिंग वैल्यू कौन सी है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की है 4.4 के। अब हम निकालेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ, ये दो मेन है। जब बेयरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला उन्होंने हमें कहा था कि डिजाइन कंसिडरेशन है क्या चीज, आपके पास डिफॉर्मेशंस, तो हम यानी ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें टी जो है वो थिकनेस ऑफ प्लेट है, एफ यू आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, डी आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट है, और एल सी आपके पास जो है ना, दो बोल्ट्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर बोल्ट का एज से डिस्टेंस, इनमें से जिसकी वैल्यू कम होगी ना, वो आपके पास एल सी की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब एल सी हमने कैसे निकालना है इस क्वेश्चन में, बोल्ट के बीच में लेसर डिस्टेंस कौन सा है, ये है 3 इंच, राइट। अब 3 इंच सेंटर टू सेंटर ऑफ बोल्ट से डिस्टेंस है, हमें बोल्ट के फेसेस के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो आधा बोल्ट का मैं यहाँ से माइनस कर दूं, यानी बोल्ट का जो डाया है आधा यहाँ से माइनस कर दूं, आधा यहाँ से माइनस कर दूं, तो मुझे फेस टू फेस डिस्टेंस मिल जाएगा ना। तो वही हमें चाहिए। तो एक मिनट, ये देखो, ये 3 हमारे पास इंच था आपस में उनका डिस्टेंस। अच्छा देखो, 3 इंच कोने से भी डिस्टेंस है, और 3 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे 3 इंच बाउंड्री से है और हाफ ऑफ बोल्ट से, तो इधर से आधे बोल्ट का डाया माइनस होगा, और यहाँ से आपके पास क्या कहते हैं, आधे बोल्ट का यहाँ से होगा, आधे बोल्ट का यहाँ से होगा। ये बोल्ट का नहीं, बेसिकली बोल्ट होल का डाया है, ठीक है, बोल्ट होल्स का डायमीटर, यानी 1/8 की एडिशन होगी इसके अंदर। तो 3 - 7/8 + 1/8, ये बोल्ट होल आ गया 1 इंच का, ठीक है। और जब आप एज का डिस्टेंस लोगे तो हाफ माइनस करोगे, एक बोल्ट जो है। लेकिन जब आप बात करोगे इस 3 इंच की, राइट, तो आधा यहाँ से बोल्ट होल आएगा,
आधा बोल्ट होल यहाँ से आएगा, तो यानी 0.5 इंच यहाँ से, 0.5 इंच यहाँ से, 1 इंच बोल्ट होल बन रहा है ना आपके पास उसका डायमीटर। तो 3 में से 1 की सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ 3 में से 2.5 की सब्ट्रैक्ट 1.5 की सब्ट्रैक्शन होगी। तो इधर एल सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.5 इंचेस, इधर आ रही है 2 इंचेस। हमने छोटी वाली वैल्यू को चूज करना होता है, और छोटी वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 इंचेस केस में बन रही है। तो हमने यहाँ पे एल सी की वैल्यू 2 इंच रख दी, और आपके पास डायमीटर जो था उसका बोल्ट का, यहाँ पे डायमीटर ये बोल्ट होल का नहीं, ये डायमीटर बोल्ट का है, और एल सी जो डिस्टेंस है वो बोल्ट होल्स के बीच में है, ठीक है। तो एल सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, स्मॉलर वैल्यू। एफ यू आपके पास 58 केस है, टी आपके पास प्लेट की थिकनेस कितनी है, 1/2 इंच है, और डायमीटर बोल्ट का कितना 7/8 इंच है, थिकनेस 1/2 इंच है, ठीक है। और नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे पास कितने हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स मल्टीप्लाई ना करें तो हमें एंड पे करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहीं पे नंबर ऑफ बोल्ट्स मल्टीप्लाई करें। हमारे पास इस कनेक्शन के अंदर 4 बोल्ट्स हैं, तो इसलिए हमने आगे 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन की है वो 278.4 आ रही है, राइट हैंड साइड 243.6 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हर हाल में कम होना है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू चूज करेंगे आगे। 243.6 इंटू 0.75, तो 182.7 की तो हमारे पास क्या आ गई है, बेरिंग स्ट्रेंथ आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, एफ एन बी मल्टीप्लाई बाई ए बी, ठीक है, और उसको नंबर ऑफ वोल्ट से मल्टीप्लाई करवा दो। ए बी क्या है, एरिया ऑफ वोल्ट है, एरिया ऑफ वोल्ट में कितना गिवन है, 0.6 इंच स्क्वायर, ठीक हो गया। एरिया वोल्ट 5 इंच की 0.6 इंच की है, नंबर ऑफ वोल्ट्स कितने, 4, और उन्होंने हमें कौन सा बोल्ट कहा हुआ है, A325 बोल्ट कहा हुआ है, और विदाउट थ्रेड्स, राइट। तो A325 बोल्ट विदाउट थ्रेड्स कितनी हमें देता है, shear स्ट्रेंथ 68 KSI, ठीक है। तो ये 68 KSI की वैल्यू हम आगे इस्तेमाल करेंगे इधर। 68 KSI, तो 68 इंटू 0.6, और नंबर ऑफ वोल्ट्स कितने, 4, 163.2 किप इनकी स्ट्रेंथ आ रही है। उस पर हमने क्या कहते हैं, इसको फैक्टर किया, हमारे पास आंसर आ गया 122.4 किप। तो यानी अब मेरे पास ये वाला जो कनेक्शन है पूरा, इस पे आपके पास ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग होगी 194.4 किप में, टेंसाइल रप्चर फेलियर आएगा 217.5 किप में, बेरिंग फेलियर होगा 182.7 किप पे, और आपके पास शेयरिंग फेलियर कब होगा, 122.4 किप पे। तो आपके पास ये कंट्रोलिंग वैल्यू है, तो आपका लोड मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हो फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, 122.4 किप्स। तो ये हमने क्या कहते हैं कंट्रोलिंग वैल्यू अपने निकाल ली, जो कि शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स थी। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें सिर्फ हम ये बेरिंग और शेयरिंग निकालेंगे, वो खुद निकालेंगे, जो क्रॉस सेक्शन यील्डिंग है और टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ है। ऐसे तो ब्लॉक शेयर भी नहीं निकाला हुआ, पता नहीं उसे निकालना होता ही नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है सर निकाला था। हम परफॉर्म करते हैं उसका चेक भी। ये देखो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी उसकी, एक लैब कनेक्शन, लैब बोल्टेड जॉइंट को हमने कंसिडर किया। तो इससे में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। मर्सलीन, ये जो एल सी की वैल्यू निकाली है, हम्म। ये रिपीट कर सकते हो प्लीज़? मुझे समझ नहीं एलसी आया। की एलसी की वैल्यूज आपके पास होती है ना, वो बेसिकली आपने लेसर वैल्यू लेनी होती है किन दो वैल्यूज की, द डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल एंड द एज। अब ये 3 इंच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये इस एज से सेंटर ऑफ बोल्ट होल तक है। और बोल्ट होल का साइज क्या है, 7/8 इंच, जो हमारे पास बोल्ट का साइज है, प्लस 1/8 इंच। हमारा बोल्ट का जितना भी साइज होता है हम उसमें 1/8 इंच ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास वो बोल्ट होल का साइज बन जाता है। तो 7/8 प्लस 1/8, यानी हमारे पास 1 इंच का बोल्ट होल है। तो अब ये 3 इंच का डिस्टेंस जो है ये बोल्ट के सेंटर से है। तो बोल्ट का अगर डाया 1 इंच है, राइट, तो 0.5 इंच आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, 3 में से 0.5 की रिडक्शन की तो 2.5 इंच बच गया। अब ये 3 इंच जो डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ दिस बोल्ट होल एंड सेंटर ऑफ दिस बोल्ट होल है। तो 0.5 इंच का हम क्या कहते हैं डाया, यहाँ 0.5 इंच यहाँ से, इसका रेडियस 0.5 इंच यहाँ से, तो 3 में से 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, 2 इंच। तो यानी इस बोल्ट होल के फेस से इस बोल्ट होल के फेस तक 2 इंच का डिस्टेंस है, और इस बोल्ट होल के फेस से एच का डिस्टेंस 2.5 इंच है। तो इनमें से जो लेसर वैल्यू है 2 इंच की, हमने वो कंसिडर करनी है। तो बेसिकली आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स और डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल एंड द एज, इनमें से जो लेसर वैल्यू होती है आपने वो चूज करनी होती है। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एजेस ऑफ एडजेसेंट होल्स, या फिर एज डिस्टेंस टू होल एज, विच एवर इज लेस, ये हमने चूज करना होता है। आगे समझ यार। हाँ ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। ओके, अच्छा। यार मुरसलीन, हाँ हाँ। वो जो आपने इसका फॉर्मूला बताया था आर एन वाला, उसका जो हम्म। 0.25 वाली बात है, वो फॉर्मूला चूज करने में, ये जरा मुझे बता दो कि क्वेश्चन एग्जांपल में किस तरह से हमने चेक किया कौन सा ये फॉर्मूला यूज करना ये देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, इफ डिफॉर्मेशन अराउंड बोल्ट होल इज अ डिजाइन रिक्वायरमेंट, तो ये क्वेश्चन यूज होगी।
और अगर डिफॉर्मेशन अराउंड बोल्ट होल इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस तो ये वाली इक्वेशन होगी इस्तेमाल। अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन की हुई थी, assume that deformations at bolt holes are a design consideration। यानी ये वाली हमारी एप्लीकेबल है क्योंकि इसकी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, डिफॉर्मेशन इज अ डिजाइन ठीक है, रिक्वायरमेंट, डिफॉर्मेशन बिल्कुल इज अ ठीक, रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। सही हो, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें हमारे पास अब एक बट जॉइंट है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा है हाउ मेनी 3/4 इंच A325 bolts in standard size holes are with heads excluded from the shear plane are required for the bearing type connection। हमारे भी सिलेबस में बेयरिंग टाइप कनेक्शन ही हैं, स्लिप क्रिटिकल जो जो प्री टेंशन बोल्ट्स होते हैं वो हमने नहीं करने। यूज एफ यू इज इक्वल टू 58 केएसआई एंड assume एज distances to be 2 inch and the distance center to center of holes to be 3 inch। assume that deformation at bolt holes is a design consideration, यानी इक्वेशन पर वाले इस्तेमाल होगी। और उन्होंने हमें LRFT के लिए लोड दिया हुआ 345 केप और ASD के लिए 230 केप। हम LRFT ही करते हैं, सर भी पेपर में ही देते हैं। अब हमने इसमें निकालना है क्या चीज निकालनी है, हाँ हमने निकालनी है नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं, ओके। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए, अच्छा हाँ आगे आ जाओ। इसमें दोबारा हमने एलसी निकालना है, तो एलसी हम हमारे पास बोल्ट्स के बीच में डिस्टेंस 3 इंच है और हमारे पास जो एज डिस्टेंस है वो 2 इंच है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इंच में से हम माइनस करेंगे कितना, बोल्ट होल के डायमीटर का हाफ। देखो हमारे पास बोल्ट का साइज क्या था, 3/4 इंच था, राइट। उसमें 1/8 की एडिशन की तो हमारे पास बोल्ट होल आ गया, यानी 3/4 प्लस 1/8 ये बोल्ट होल का डायमीटर है। और एच के लिए हमारे पास देखो ये डिस्टेंस सेंटर से है ना, तो आधा बोल्ट होल, यानी बोल्ट होल का रेडियस माइनस करना है। तो 2 माइनस बोल्ट होल का डाया डिवाइड बाई 2, उसका रेडियस बन गया 1.56 इंच आ गया। और दूसरा हमने क्या चेक करना होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द बोल्ट होल्स। तो 3 इंच यहाँ पे देखो इसके सेंटर टू सेंटर है, यानी हम यहाँ से रेडियस माइनस करेंगे बोल्ट होल का, यहाँ से रेडियस माइनस करेंगे बोल्ट होल का है, यानी हम एक डायमीटर पूरा माइनस करेंगे। तो 3 इंच माइनस 2 से कट गया और डायमीटर ऑफ बोल्ट होल हम सब ट्रैक कर रहे हैं तो 2.125 इंच आ गया। तो हमने छोटी वाली चूज करनी होती तो हम 1.56 इंच इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे ऊपर वाली वैलिड है, ये वाली, क्योंकि डिजाइन रिक्वायरमेंट है डिफॉर्मेशन अराउंड बोल्ट होल। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास एल सी आ गया 1.56 इंच, एफ यू में गिवन है 58 के एस आई, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है 3/4 इंचज है और एफ यू कितना है 58 के एस आई। अब हमें वैल्यू चाहिए थिकनेस की, तो थिकनेस इन प्लेट्स की 1/2 इंचज है इन दोनों की, और इसकी है 3/4 इंच। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है ना, लोड जो है वो पी जो पूरा लग रहा है, और यहाँ पर इस प्लेट पे भी हाफ लोड है, इस पे भी हाफ लोड है। तो जो मुझे समझ आ रही है, जब इस प्लेट पे आपके पास लोड ज़्यादा है तो बेयरिंग फेलियर भी इसमें ज़्यादा लाइकली है, राइट। तो बेयरिंग के लिए हम इस प्लेट की थिकनेस इस्तेमाल करेंगे 3/4 इंचज। ये 3/4 इंचज हमने इस्तेमाल कर ली यहाँ पे, तो 81.4 हमारे पास इस इक्वेशन इस साइड से आ गया। और राइट हैंड साइड कितनी बन रही है 78.3, तो हम ये इस पे लिमिट हो गई 78.3 की। ये बेयरिंग स्ट्रेंथ है हमारे बोल्ट की। अब हम फाइंड करते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ। अब शीयरिंग स्ट्रेंथ का क्या हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में किया था, एरिया ऑफ बोल्ट मल्टीप्लाई बाय द शियर फोर्स जो बोल्ट सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 68 केस आई A325 वोल्ट है, ठीक है। और थ्रेड्स एक्सक्लूडेड है, वही कंडीशन है पिछले क्वेश्चन वाली, तो 68 केस आई लेंगे। और बोल्ट का हमारे पास डायमीटर डायमीटर एरिया कितना 0.44 इंच स्क्वायर है, तो 68 इंटू 0.44 इंच स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे डबल शेयर प्लेन है, शेयरिंग इस प्लेन की भी होगी और शेयरिंग इस प्लेन की भी होगी, तो डबल शेयर प्लेन की स्ट्रेंथ जो होती है ना वो सिंगल शेयरिंग के डबल होती है। तो पिछले क्वेश्चन में सिंगल शेयरिंग थी, यहाँ पे डबल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग की वजह से हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया। और हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ एक बोल्ट की कितनी आ गई है, 59.8 किप्स आ गई है। तो हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेंथ है 78.3 किप्स और शेयर स्ट्रेंथ है 59.8 किप्स। तो हमारे पास कंट्रोलिंग कौन सी है, 59.8 किप्स है। अब हमारे पास अप्लाइड लोड कितना था, 345 किप्स। और हमारे पास एक बोल्ट की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, फैक्टर होने के बाद 44.8 किप्स आ रही है। तो 345 को हमने 44.8 में डिवाइड किया, हमारे पास कितना आंसर आ गया 7.7 बोल्ट्स, यानी 7.7 बोल्ट चाहिए हमें इस कनेक्शन के अंदर। तो हम 8 बोल्ट्स इस्तेमाल करेंगे 3/4 इंच बेरिंग टाइप की 3 to 5 बोल्ट्स। तो यूँ हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लिया। हमने हमारे पास टोटल फोर्स जितनी स्ट्रक्चर पे अप्लाइड है 345 किप हमें गिवन थी। हमें पता है कि एक बोल्ट कितना कंपोनेंट ले सकता है उस फोर्स का, 59.8 किप्स। तो हमारे पास अगर हम 8 बोल्ट्स कर दें तो वो सारा का सारा ये लोड की कितने रेजिस्ट कर लेंगे। तो यूँ हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी अपने बोल्ट की।
n नंबर बोल्ट्स हमने निकाल लिए। इस उसमें कोई सवाल है इस वाले में पूछ लो। मर्सलीन भाई आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। यार बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, इसका लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ये जो थिकनेस डबल यूज की है ना, 3/4 3/4। किधर ये आप यही थिकनेस का चीज। पूछ रहे हो? हाँ हाँ, ये इससे आगे जो है ना, ग्रेटर देन 2.4 इंटू 3/4 फिर इंटू 3/4, हाँ ये वाली चीज। यही इसमें ये डबल डायमीटर क्यों हमारे ले रहा है पास थिकनेस? ना, हमारे पास डायमीटर बोल्ट का कितना है? 3/4 इंचेस है, ये गिवन है। ठीक है। और थिकनेस प्लेट ठीक की है। कितनी हमने दी है? 3/4 इंचेस, इसलिए ओके ओके, थ्री बाई डी फोर टी दो है। बार आया। हाँ dt है। चलें, ठीक हो गया। ठीक हो ठीक गया। है। यार मसलिन ये हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया इस केस में एलसी के लिए? एलसी के लिए क्योंकि हमें रेडियस लेना है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास की कितनी है डिस्टेंस है ना, 2 इंच गिवन, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो आपके पास की कितने हैं? ये देखो, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देना, ये वाला जो है, तो ये रेडियस बन गया इस पूरे बोल्ट का, राइट। और बोल्ट का डायमीटर हमारे पास किसके इक्वल है? 3/4 प्लस 1/8। ये डायमीटर आ गया, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया। अच्छा, लेकिन लेकिन लास्ट एग्जांपल में ये वाला नहीं करना पड़ा हमें, सी इसमें कर किया हमने। नहीं, लास्ट में भी करना पड़ा था एज वाले के लिए, इस वाले के लिए थ्री, इस 3 में से हमने सब्ट्रैक्शन की थी, उसकी हाफ की। ये देखो 3 में से 1/2 माइनस किया। ठीक है, ठीक है। आपने लेस से वैल्यू लेनी होती है। ठीक हो गया। सही होगा। अच्छा, ये अब हमारा अगला मेन क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड आ भी सकता है। At a certain section in the cover plated beam of figure 12.7, the external factored shears are V is equal to 275 kip, and वो आगे AST के लिए वैल्यू given है. Determine the spacing required for 7/8 inch A3 to 5 bolts used in a bearing type connection. Assume that the bolt threads are excluded from the shear plane. The edge distance is 3.5 inches. Yield strength is 50 kSI and ultimate strength is 65 kSI. Deformation at bolt holes is a design consideration. तो अब हमारे पास, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमारे पास शेयर प्लेन जो था, राइट, उसके पैरेलल लोड्स लग रहे थे। यहाँ पे भी शेयर प्लेन के पैरेलल लोड्स लग रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये एक कवर प्लेटेड बीम है और बीम पे लोड्स ट्रांसवर्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास पी यू, ये वी यू की वैल्यू जो शेयर है, ये ट्रांसवर्स लोड है, और हमने निकालना होता है पैरेलल लोड, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच डिफरेंट है। अच्छा, पहले उन्होंने ये चेक लगाया हुआ है कि हमारे पास जो कवर प्लेट है उसका एरिया कितना है। कवर प्लेट हमारे पास 3/4 इंच इंटू 16 की है, तो कवर प्लेट का एरिया कितना हो गया? 3/4 इंटू 16। और हमारे फ्लैंज का एरिया कितना है? फ्लैंज के हमारे पास विड्थ है 12.5 और थिकनेस इसकी 1.15 है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास फ्लैंज और इसका कॉम्पोजिट एरिया आ गया कवर प्लेट का। तो फ्लैंज और कवर प्लेट का एरिया डिनोमिनेटर में रखा है, न्यूमरेटर में कवर प्लेट का रखा है। उसका आंसर अगर 0.70 से कम आ रहा है तो ओके है। तो ये एक चेक लगाया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पे स्टार्ट हो रहा है। वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, ठीक है, और उस पूरे का वही निकाल लेना है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये उन्होंने लगाया हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे अपने कंपोजिट स्ट्रक्चर का। अब आपने आगे इस्तेमाल करना है इसके अंदर फॉर्मूला, फैक्टर्ड शेयर पर इंच के लिए VU/Q/I। ठीक है, VU/Q/I आपने इस्तेमाल करना है, ये आपको शेयर की वैल्यू देगा पर इंच के हिसाब से। ठीक हो गया, VU/Q/I। अब VU आपके पास कितना क्वेश्चन में गिवन है? 275 किप गिवन है। असल में ये VU फॉर्मूला आपके पास हुआ करता है VQ/IB। ये हमने शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था मॉस के अंदर। तो अगर हम इस शेयर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करवा दें शेयर एरिया से, तुम्हारे पास शेयर फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा ना। और अगर हम बी को 1 की इक्वल ले लें, यानी बी तो ऑब्वियसली इसी के इक्वल होगा ना, जो इन टू द पेज डायमेंशन है उसका 1 इंच ले लें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VQ/I। तो हमने चूंकि इन टू द प्लेन वाली डायमेंशन ली है 1 इंच, बी इंटू 1 इंच, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, आंसर जो आएगा ना इसका, वो शेयर पर इंच के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो VQ/I बी भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। VU/Q/I, तो VU की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 275 किप्स गिवन है। अब Q आप कैसे निकालते हो? Q निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर हमने फॉर इंस्टेंस Q
हम यहाँ पे इंटरेस्टेड ना क्यों निकालने पे, पहले आई तो निकाल, आई तो आपने पैरेलल एक्सिस से निकाल दिया, तो 6760 आंसर आ गया। VU 275 आपको गिवन है। अब Q का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, यानी प्लेन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, हमारा प्लेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये शेयरिंग प्लेन हमारा प्लेन ऑफ इंटरेस्ट है। तो शेयरिंग प्लेन से ऊपर जितना एरिया है वो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द एरिया अबव द शेयर प्लेन एंड द ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास पहले इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एरिया का कंपोनेंट है, एक डिस्टेंस का कंपोनेंट है, दोनों का प्रोडक्ट है। हम एरिया की बात करते हैं पहले। प्लेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये शेयरिंग फेलियर का प्लेन। तो इस प्लेन से ऊपर कितना एरिया, 0.75 इंच थिकनेस है हमारे पास प्लेट की, और 16 इंच की कहते हैं वो है उसकी विड्थ है। तो एरिया अबव द प्लेन ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 3/4 × 16। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है जिसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई करवाना है, डिस्टेंस बिटवीन द एरिया अबव द, जो प्लेन ऑफ फेलियर यानी प्लेन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर का एरिया ना, उसके सेंट्रॉइड से जो ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस है उनके बीच का हमने लेना है डिस्टेंस, ओके। तो हमारे पास टोटल कितना है, 22.1 इंच डिस्टेंस है। इस वेब की, हमारे इस डब्ल्यू सेक्शन की डेप्थ कितनी, 22.1 इंचेस है। तो 22.1 का अगर मैं हाफ कर दूं, आपको पता है ना कि ये चूंकि एक सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, राइट। तो आपके पास इसका ग्लोबल जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, वो बिल्कुल मिडिल में लाई करेगा। तो मिडिल वाला जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है वो, और ऊपर वाली प्लेट का जो हाफ है, प्लेट का भी तो मिडिल में लाई करेगा ना। तो प्लेट के हाफ से लेके पूरे स्ट्रक्चर के हाफ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो 22.1 का हाफ आपके पास क्या हो गया, 11.05। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक 11.05। और हमें प्लेट हमारी थिकनेस कितनी, 0.75 है, और उसके हाफ पे उसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा ना। तो 11.05 में हम ऐड कर देंगे 0.75/2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 11.425। ये 11.425, 11.425 कैसे निकाले, मैं रिपीट कर देता हूँ। पूरी कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस जो कि बिल्कुल बीच में लाई करेगा, ठीक है। और जो आपके पास की कहते हैं, जो एरिया आपने लिया था, यानी जो प्लेन ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर का एरिया लिया था आपने, उस एरिया के सेंट्रोइड, ठीक है, ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। और जो प्लेन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर का एरिया है उसका जो लोकल एक्स एक्सिस है, लोकल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपके पास ये दूसरी टर्म है 11.425। तो ये हमने इस तरीके से फाइंड किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5.578 के पर इंच, यानी पर इंच हमारे पास कितना शेयर है, 5.578। पर 2 इंच कितना शेयर होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते इस तरह, सो फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने फैक्टरेड शेयर फाइंड कर लिया है पर इंच। अब हमारे पास बोल्ट्स यहाँ पे सिंगल शेयर के अंदर हैं, क्योंकि एक तरह का लैप जॉइंट है, ठीक है, डबल शेयर नहीं है। और बियरिंग सर ने कहा था किस पे आती है, जिसकी वो कम हो, आपके पास थिकनेस कम हो। आपके पास फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, 1.15 इंच है, और प्लेट की थिकनेस कितनी है, 0.75 इंच। तो बियरिंग आपने जिसकी एक लैप जॉइंट के लिए जिसकी थिकनेस कम होगी, सर ने कहा था आपने बेरिंग उसके लिए लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास लैप जॉइंट है, एक की थिकनेस 1.15 इंच है, एक की थिकनेस 0.75 इंच है। तो हम लेसर वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब एलसी दोबारा हम फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो इन बोल्ट्स के बीच में ना, ये देखो ये डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 5.5 इंच गिवन है बोल्ट्स के बीच में। और एच एच तक कितना, बोल्ट का एच से डिस्टेंस कितना है, वो हमें गिवन है 3.5 इंचेस, राइट। तो हमारे पास दो होंगे वो, एक 3.5 इंचेस माइनस रेडियस, और एक 5.5 इंचेस माइनस डायमीटर। बोल्ट साइज हमारे पास क्या, 7/8 इंच है। और बोल्ट होल का फिर हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, बोल्ट होल का डायमीटर क्या हो जाएगा, 7/8 + 1/8 यानी 1 इंच। तो बोल्ट होल हमारे पास 1 इंच का है। तो अगर हम माइनस कर दें 3.5 में से 0.5 इंच, तो 3 आंसर आता है। और अगर हम 5.5 में से 1 माइनस करें तो 4.5 आता है। तो लेसर वैल्यू आपके पास कौन सी बन रही है, 3 इंच बन रही है ना। तो इसलिए हम 3 इंच को कंसिडर करेंगे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस हमने ले ली छोटी वाली 3/4 इंच। एलसी हमारे पास आ गया 3 इंच, 1.2 यहाँ से आ गया। FU65 के सही गिवन है हमें। यहाँ पे डायमीटर बोल्ट कितना, 7/8 है, थिकनेस भाई 3/4 इंच है, ये 65 के सी गिवन है, 2.4 है। और हमारे पास, हम हमेशा बोल्ट्स जो है ना वो दो लाइंस, एटलीस्ट लैब कनेक्शन के अंदर हम दो लाइंस प्रोवाइड करते हैं बोल्ट्स की। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि अगर आपने एक लाइन प्रोवाइड कर दी तब तो रोटेशन का भी चांस है ना आपके पास। फिगर भी है इसकी, ये देखो आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास लोड जो है ना, वैसे तो लोड्स अगर इस तरह लग रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई एक लोड की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो जनरेट हो गया मोमेंट, तो ये वाली प्लेट रोटेट कर जाएगी, राइट। तो कनेक्शन का कोई फायदा तो ना होगा ना। तो इसलिए आप जब भी लैप जॉइंट देते हो ना, तो रोटेशन को इनहिबिट करने के लिए आप दो लाइंस ऑफ बोल्ट्स एटलीस्ट प्रोवाइड करते हो। तो चूंकि हम दो लाइंस ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, एक लाइन बोल्ट की ये जा रही है, ये 1 लाइन ऑफ बोल्ट्स है, ये सेकंड लाइन ऑफ बोल्ट्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि 2 लाइन्स ऑफ बोल्ट्स हैं एक कनेक्शन के अंदर। अब आपके पास ये बेरिंग स्ट्रेंथ निकाल ली हमने, 204.8 इसकी गवर्निंग वैल्यू है। इसी तरह हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली आपके पास, जैसे पहले हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ये जो पिछले एग्जाम्पल्स वाला है। हाँ ये देखो 0.75 इसका फैक्टर शिफ्ट ही होता है, वही A3 to 5 वोल्ट था, ठीक है, और थ्रेड्स नहीं थे तो 68 केस आई। शेयर प्लेन हमारे पास कितना है, एक शेयर प्लेन है, एरिया वोल्ट कितना 0.6 है, तो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई 30.6 किप्स आ गई, और बेरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आई है 102.3 किप। और आपने इसको, अब आपके पास कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ कौन सी है, ये मैंने यहाँ पे जो बेरिंग स्ट्रेंथ लिखी हुई है ना, ये उसके लिहाज से लिखी हुई है, एक बोल्ट के लिहाज से। आपके पास टोटल अब गवर्निंग स्ट्रेंथ कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेंथ एक बोल्ट की 76.75 किप्स, और एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आपके पास है 30.6 किप। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ जो बोल्ट्स की है वो गवर्निंग है, बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं है। और हमने चूंकि 2 लेयर्स प्रोवाइड किए हैं तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 61.2 किप्स, यानी पर क्रॉस सेक्शन आपके पास जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे 61.2 किप्स कैपेसिटी है लोड के अगेंस्ट, और ये इसमें दो बोल्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। अब 61.2 किप्स आपके पास आ गई एक कनेक्शन में, ठीक है, और शुरू में हमने फाइंड की थी शेयर पर इंच। तो अगर हम शेयर पर इंच को डिनोमिनेटर में रखें, यानी 61.2 किप्स जो एक क्रॉस सेक्शन ले सकता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर दें फैक्टर्ड शेयर पर इंच से, तो हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी ना। तो हमारे पास कितनी आई है 10.9 इंच स्पेसिंग आई है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 10 इंच कर देते हैं, कम की तरफ ही जाएंगे ना, ज्यादा की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम कह रहे हैं हमने 10 इंच पे अपने बोल्ट्स को प्लेस करना है, यानी ये वाली जो वैल्यू आपके पास है पी, ये हमने कितनी फाइंड की 10 इंच, और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। तो पहले पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये वाला चेक लगाया, ये प्लेट का एरिया डिवाइड बाई प्लेट प्लस फ्लैंज का एरिया। उसके बाद हमने फैक्टर्ड शेयर पर इंच निकाला, उसके लिए हमें आई चाहिए था, हमें क्यू चाहिए था, और वी यू हमें गिवन था। जब फैक्टर्ड शेयर पर इंच हमारे पास आ गया तो हमने बेरिंग स्ट्रेंथ निकाली एक बोल्ट की, शेयर स्ट्रेंथ एक बोल्ट की निकाली, हमने देखा कौन सी गवर्निंग है। तो शेयर स्ट्रेंथ हमारे पास 30.6 आ रही थी, तो बेरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही थी 102.3, तो 30.6 गवर्निंग है। और चूंकि हमारे पास दो बोल्ट्स की लाइन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें 61.2 किप्स, और हमने फैक्टर्ड शेयर पर इंच ऊपर निकाला हुआ था, 61.2 को से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बोल्ट्स के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग आ गई, जो कितनी बन रही है 10 इंच हमने ली है। मैक्सिमम स्पेसिंग 10.98 इंच थी, हमने 10 इंच कंसिडर किया सेंटर टू सेंटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर मैक्सिमम स्पेसिंग का AISC का एक चेक भी है, जिसमें थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी थिकनेस जो कम वैल्यू वाली है वो मल्टीप्लाई बाय 0.75 और E/Fi। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी कितनी आई है 13.55 इंच, वो 12 इंच से कम होनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 12 इंच होगी, 12 इंच मैक्सिमम स्पेसिंग है, और हमने प्रोवाइड कितनी की है 10 इंच प्रोवाइड किए, तो हम सेफ हैं। तो इसीलिए हम 7/8 इंच A3 to 5 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, 10 इंच ऑन सेंटर फॉर बोथ LRFT एंड AST। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का एक्सपेक्ट कर लो क्या आएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, रेविट्स जो आगे है ना, इनका हमारे पास डिजाइन नहीं है, बस रेविट्स की उन्होंने जनरल डिस्क्रिप्शन बताई दी है कि वो बोल्ट्स के कंपैरेटिव ज्यादा मैन पावर रिक्वायर करते हैं, ज्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर करती हैं, लोकल अवेलेबिलिटी का भी इशू है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो ये बताया हुआ है। और दूसरा बताया हुआ है कि दो टाइप्स होती हैं, कोल्ड वर्क रेविट्स होते हैं और एक हॉट वर्क होते हैं। कोल्ड वर्क जो होते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पजेस के लिए होते हैं, जबकि हॉट वर्क को इस्तेमाल किया जाता है आपके पास
कनेक्शंस के लिए, लेकिन अब ये अनकॉमन है, अब बोल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और वेल्डेड जॉइंट्स हमारा अगला मेजर टॉपिक है, जिसकी थ्योरी पढ़ लेना इजी सारी, प्योर थ्योरी है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास फिलेट वेल्ड्स होते हैं, प्लग इन स्लॉट वेल्ड्स होते हैं, ग्रूव वेल्ड्स होते हैं। ग्रूव वेल्ड्स जो होते हैं ना, वो देखो उसमें आपके पास मेंबर्स एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, यानी ये एक मेंबर था और ये एक मेंबर था, इनकी वेल्डिंग करनी थी, आपने ग्रूव वेल्ड का इस्तेमाल किया, तो दोनों एक ही सीध में, देख रहे हो। जबकि फिलेट वेल्ड के लिए आपको एक मेंबर नीचे रखना पड़ता है, एक को उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करवाना पड़ता है, फिर आप फिलेट वेल्डिंग करते हो। तो फिलेट वेल्डिंग के अंदर ये ओवरलैपिंग जरूरी होती है, जबकि ग्रूव वेल्डिंग में ये नहीं होती। और जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, 80% ऑफ द स्ट्रक्चर्स में हमारे पास फिलेट वेल्ड्स होती हैं। ग्रूव वेल्ड्स को हम स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये शाफ्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर्स में मेजरली फिलेट वेल्ड्स इस्तेमाल होती हैं। और प्लग इन स्लॉट वेल्ड्स जो है ना, उसमें बेसिकली आप फिलेट वेल्ड के पीछे ये प्लग वेल्ड्स दे देते हो और स्लॉट वेल्ड दे देते हो। तो प्लग इन स्लॉट वेल्ड इंडिपेंडेंटली कभी भी नहीं होता, वो हमेशा फिलेट वेल्ड के साथ ही होता है। और फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का पर्पज होता है इसका, ठीक है। ग्रूव वेल्ड्स तो स्ट्रक्चरल होते नहीं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और हमारे कोर्स में सिर्फ फिलेट वेल्ड्स हैं, प्लग इन स्लॉट नहीं है, तो हम फिलेट वेल्ड्स को करेंगे। अच्छा, फिलेट वेल्ड्स की टर्मिनोलॉजी है आपके पास, ये वेल्ड की ये वाले डायमेंशन और ये वाले डायमेंशन, इनको हम लेग्स कहते हैं, लेग्स ऑफ द वेल्ड, ठीक है। ये फिलेट वेल्ड के लिए टर्मिनोलॉजी है। इसको रूट कहते हैं। ये हमारे पास थियोरेटिकल फेस होता है, असल में हमने वेल्ड देना इतना होता है, थियोरेटिकल फेस इतना होता है, लेकिन जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हो, ठीक है, आपने इतना वेल्ड दे दिया, आप फिर उसको ऊपर से उठाते हो ना, वेल्डिंग जो कर रहे होते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल ऊपर आ जाता है। तो ये आपका इंटेंडेड वेल्ड का वो होता है फेस, लेकिन एक्चुअलिटी में थोड़ा सा ऊपर मटेरियल रह जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बम्प बन जाता है, ठीक है। या इस कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स होता है, दो जो केसेस बने हुए हैं। तो हमारे पास इसको हम थ्रोट कहते हैं, ये वाली जो डायमेंशन है, यानी रूट से लेके जो आपके पास थियोरेटिकल फेस है ना, वहां तक का डिस्टेंस जो है, वो आपके पास एट 45 डिग्रीज ऑफ एन एंगल, ये आपके पास थ्रोट होता है, ठीक है। तो ये रूट हो गई, एक लेग, दूसरी लेग, और ये आपके पास वो हो गया, थ्रोट हो गया, ठीक है। अब हमने निकालनी है फिलेट वेल्ड्स की कैपेसिटीज। तो ये क्वेश्चन से समझते हैं। डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ 1 इंच लेंथ ऑफ अ 1/4 इंच फिलेट वेल्ड। अब वेल्ड की लेंथ कितनी है, 1 इंच है, ठीक है। और वेल्ड का, ये वेल्ड के पीछे जो लिखा होगा ना, ये वाला 1/4 इंच फिलेट वेल्ड, ये वेल्ड का साइज है ना, ये बेसिकली वेल्ड की लेग होती है, ठीक है, लेग का साइज होता है ये। तो हमारे पास उन्होंने कहा 1 इंच लॉन्ग है वेल्ड, ठीक है, और उसका साइज कितना है वेल्ड का, हमारे पास 1/4 इंच है। तो 1/4 इंच साइज है लेग का दोनों डायमेंशंस में, और 1 इंच उसकी लंबाई है। अब उन्होंने हमसे पूछा है इसकी हमने स्ट्रेंथ निकालनी है इस वेल्ड की। तो वेल्ड की स्ट्रेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है F_N_W मल्टीप्लाई बाई AWE, ठीक है। और एरिया ऑफ वेल्ड हमारे पास किसकी इक्वल होता है, उसकी लेंथ जो है और उसका थ्रॉट, ये वाली डायमेंशन जो है, इस थ्रॉट को आप मल्टीप्लाई करवा दो लेंथ से, तो आपको एरिया वेल्ड आ जाता है। और जो ये जो F_N_W है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे हमने यहाँ पे उन्होंने कहा है हमने E70 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है, तो जब E70 है ना, तो ये 70 उसकी वैल्यू है, 70 KSI। इस पे हम 0.6 का फैक्टर लगा देते हैं, तो 70 इंटू 0.6, ये हमारे पास F_N_W की वैल्यू है। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड गिवन होगा ना, उसकी ये वाली स्ट्रेंथ जो होगी, जैसे इस केस में 70, वो मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो वो हमारे पास F_N_W की वैल्यू है। और AW आपके पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू थ्रॉट की। तो F_N_W तो हमें गिवन है, अब हमने AWE निकालना है, लेंथ इंटू थ्रॉट, लेंथ भी गिवन है, हमने बेसिकली थ्रॉट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे। ये 1/4 इंच है, ये 1/4 इंच है, 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है आपके पास ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। हमने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये, तो ये हमारे पास थ्रॉट है, अब हमने ये फाइंड करना है। जब ये डायमेंशन 1/4 इंच की है, ठीक है, ये एंगल 45 का है, ये एंगल 45 का है, तो ये वाली डायमेंशन भी आपके पास 1/4 इंच की होगी, राइट। ये भी 1/4 इंच, ये भी 1/4 इंच, और हमने फाइंड करना है ये थ्रॉट। तो हम इस एंगल के अबाउट अगर साइन लगा दें, सम पीपल हैव, ठीक है, पीपल की जगह टी आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरी डायमेंशन आपके पास कितनी आ गई, 1/4 इंच आ गई। तो यहाँ से आपने निकाली टी की वैल्यू, राइट। टी आपके पास कितना आ गया, 0.176 इंचेस। लेंथ कितनी थी उसकी वेल्ड की, 1 इंच। तो हमारे पास AW की वैल्यू कितना है, 0.176 इंचेस की है। तो जब आप AWE निकालो, F_N_W निकालो, फिर आपने एक और फैक्टर निकालना है, L/W, लेंथ डिवाइडेड बाई वेल्ट का साइज। वेल्ट का साइज कितना है, 1/4 इंच है, यानी वेल्ट की लेग जो है, और लेंथ वेल्ट की कितनी है, 1 इंच। तो 1 को 1/4 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर है, 4। अगर इसकी वैल्यू 100 से बड़ी आ जाए ना, तो आपने एक रिडक्शन फैक्टर लगा देते हैं बीटा। अब यहाँ पे चूंकि वैल्यू 100 से कम है, तो उस बीटा की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे लेट्स से 100 से वैल्यू एक्सीड कर जाती, तो फिर आपको क्या कहते हैं, बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ पे उसने एक्सीड नहीं किया।
अब पी एन निकाल लेते हैं। एफ एंड डब्ल्यू किसके इक्वल है 70 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और हमने अभी ए डब्ल्यू कितना निकाला है 1 इंटू 0.16 हमने निकाला है इसको। तो ये हमारे पास 7.39 किप्स इसकी स्ट्रेंथ आ गई। उसको फैक्टर किया हमने 5.54 किप्स, ये हमारे पास अपने वेल्ड की स्ट्रेंथ आ गई है। और जो वेल्ड की स्ट्रेंथ कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ होती है ना वो उसकी shear स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वेल्ड्स आर वीकर व्हेन लोड्स आर अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग। तो हमने ये shearing स्ट्रेंथ निकाली है वेल्ड की। अब इसके पार्ट सी को हम देखते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने वेल्ड की लेंथ कितनी कह दी है 30 इंचेस हो गई है। तो अब यहाँ पे हम एल ओवर डब्ल्यू का फैक्टर निकालते हैं। एल ओवर डब्ल्यू वो देखो 100 से ग्रेटर आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब है हमें रिडक्शन फैक्टर कंप्यूट करना पड़ेगा। और रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.002 एल बाई डब्ल्यू। एल बाई डब्ल्यू अभी हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से कम होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ठीक है, फिर आपके पास 0.96 बीटा का आंसर आ गया। आपने स्ट्रेंथ 1 इंच के लिए कितनी निकाली थी 5.56 के पर इंच। तो आपके पास 30 इंच के लिए कितनी हो जाएगी, 30 से मल्टीप्लाई करवा दो और रिडक्शन फैक्टर कितना आया 0.96 आया। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आंसर आ गया 160.1 के पा गया। तो यूँ हमने 1 इंच के वेल्ड की स्ट्रेंथ भी निकाल ली और हमने 30 इंच के वेल्ड की स्ट्रेंथ भी निकाल ली। 20 इंच का जो वेल्ड निकाला था उसमें सिंपल 5.5 जिसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया था, क्योंकि हमारे पास एल ओवर डब्ल्यू की वैल्यू 100 से कम आ रही थी, रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये हमने एक वेल्डेड जॉइंट की कैपेसिटी निकाली है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये देखो ये लिखा हुआ है नॉमिनल स्ट्रेंथ जो आपके पास है ना, ये जो आपका वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जैसे 70 केस आई है उसका 0.6 होती है, यहाँ से 0.6 की वैल्यू आई थी। ये में आई सी की प्रोविजन है हमारी। नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है ना कितनी होती है 0.6 टाइम्स होती है। ये वाला देखो ग्रूव वेल्ड के लिए जो पार्शली फिल्ड है, ये वाला टेबल है ग्रूव वेल्ड के लिए जो कम्प्लीटली फिल्ड है। और ये प्लग इन स्लॉट वेल्ड्स के लिए हमारे काम का ये वाला है, क्योंकि हमारे कोर्स में फिलेट वेल्डर्स है। तो उसकी स्ट्रेंथ हमेशा जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू होगी ना उसके 0.6 टाइम्स होगी। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो एफ एक्स का 60% है ना, की वैल्यू आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड का नंबर होता है ना वही वैल्यू होती है। अच्छा अब अगली एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास व्हाट इज द डिजाइन। अच्छा उस पहले क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने हमसे स्पेसिफिकली फिलेट वेल्ड की डिजाइन स्ट्रेंथ मांगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिजाइन स्ट्रेंथ कनेक्शन की मांगी हुई है, तो हमें फिर वही ना ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग भी निकालनी पड़ेगी, हमें रप्चर टेंसाइल रप्चर भी निकालना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ, और हमें अपने वेल्ड की कनेक्शन वेल्ड की स्ट्रेंथ भी निकालनी पड़ेगी। What is the design strength of the connection shown in figure 14.12? The plates consist of A572 grade 50 steel. E70 electrodes were used and the 7 by 6 16-inch fillet welds were made by the ये वेल्डिंग का जो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके पास अब फिलेट वेल्ड जो है उसकी लेग का साइज क्या है 7 by 16 इंचेस है, ओके। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब ए डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला था, ए डब्ल्यू का फॉर्मूला ए डब्ल्यू वॉज इक्वल टू लेंथ इंटू थ्रॉट, ठीक है। हमारे पास लेंथ कितनी है उसकी इस केस के अंदर वेल्ट की, ये देखो ये 10 इंचेस का 10 इंचेस लेंथ है वेल्ट की, ये 10 इंचेस बना हुआ है राइट। तो 10 इंचेस हमारे पास लेंथ आ गई। 7 by 16 हमारे पास लेग थी, ठीक है। साइन 45 जो पिछले क्वेश्चन में किया, तो हमने डायरेक्ट ए डब्ल्यू निकाल दिया। ये वाली जो हमारे पास कंपोनेंट है साइन 45 इंटू 7 by 16, ये हमारे पास थ्रॉट है, ठीक है। और 10 हमारे पास लेंथ है, तो ए डब्ल्यू आ गया 3.09 हमने कंप्यूट किया। एल ओवर डब्ल्यू वो 100 से कम आ रहा था, इसका मतलब है बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो पी एन हमने निकाल ली। एफ एंड डब्ल्यू किसके इक्वल होता है 0.6 इंटू 70, जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया। और ए डब्ल्यू 3.09 था, तो पी एन हमारे पास आ गया 129.78 किप्स। तो आपने अब आगे निकालना है अल्टीमेट इसकी कैपेसिटी, ठीक है। उसके लिए हमने फैक्टर किया इसको 0.75 का फैक्टर होता है इसके अंदर। तो 97.335 किप्स आ गया आपके पास एक वेल्ट का आंसर, ठीक है। और हमारे पास एक वेल्ट की कैपेसिटी, वेल्ट्स दो साइड्स में राइट,
तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 194.67 किप्स आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वेल्ड, देखो सर ने कहा था एक ट्राइंगल का मतलब होता है कि वेल्ड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे है। अगर दो आपके पास ट्राइंगल्स हो जाए ना तब इसका मतलब होता है आपके पास वेल्ड जो है वो डुअल साइड्स पे है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास वन साइडेड दो वेल्ड से, अगर हमारे पास दो साइड टू साइडेड टू वेल्ड होते, पर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक वेल्ड की क्या आ गई है, हमने कैपेसिटी निकाली है। इसी तरह यहाँ पे तो वेल्ड की निकाली है ना, यहाँ पे स्लाइड्स में उन्होंने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग भी निकाली हुई है ये, ठीक है। और हमारे ये ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग निकाली हुई है ये वाली जो है, और ये रप्चर स्ट्रेंथ निकाली हुई है। और जो कंट्रोलिंग वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो वेल्ड की ही आ रही थी, 194.9 किप्स। सही हो गया। तो ये पूरा हमारा कनेक्शन हो गया, वेल्डिंग भी हो गई। रिवेट्स के तो थे नहीं न्यूमेरिकल्स, बस साथ ही कहते हैं बोल्टिंग हो गई। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लेना। ये वाला जो, वो भी जो हमारा क्विज हुआ था उसमें भी सर ने ये दिया था, उसमें हमने ये वाली चीज फाइंड करनी थी, वी यू क्यू ओवर आई। ये हमने डिटरमिन करना था, वी यू की वैल्यू गिवन थी, क्यू और आई जो है वो हमने सिर्फ निकालना था। और हम पर इंच फाइंड करते हैं ना, तो वो तो अंडरस्टूड था। बस अभी के लिए इतना ही लेक्चर है, बाकी रात को करेंगे। इसमें कोई सवाल? हमसे फिर ये कितने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो, उसको अपलोड कर दो, बाकी फिर रात को 9-10 तक करते हैं अगला।